आज का वाक्य है, साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य स्मृति सचदेवा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी। दिसंबर के बाद सचिन यानी मेरे जिगरी दोस्त को अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वो दिसंबर के बाद स्कूल ही नहीं आने वाला था। जनवरी के एंड में प्री बोर्ड्स थे, फरवरी में बोर्ड के प्रैक्टिकल्स और मार्च में तो महासंग्राम था, 12वीं के बोर्ड्स और जेईई। और सचिन ठहरा क्लास का टॉपर। प्यार व्यार अपनी जगह, लेकिन कभी वो पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसलिए घर बैठ के 1 जनवरी से रिवीजन करने वाला था। हाँ, रिवीजन। सिलेबस तो उसने सारा नवंबर तक ही 2 बार पढ़ के खत्म कर दिया था। सचिन का प्यार और मेरी प्रिय भाभी थी रिद्धिमा, यानी क्लास की सेकंड टॉपर। अगर सचिन और रिद्धिमा की कुंडली मिलाई जाती तो 36 के 36 गुण मिल जाते। दोनों अव्वल दर्जे के होशियार और दोनों टीचर्स के चमचे, यानी कि परफेक्ट मैच। मगर एक दिक्कत थी, जब बात लड़कियों की आती थी तो सचिन एकदम दब्बू बन जाता था। सचिन को रिद्धिमा 11वीं से पसंद थी और जिस दिन से उसको पसंद थी उसी दिन से सारे दोस्तों ने उसको भाभी मान लिया था। तथाकथित ब्रो कोड के नियमों के हिसाब से अगर दोस्त को कोई कन्या पसंद हो तो वो ऑटोमेटिकली बाकी दोस्तों की भाभी बन जाती है। इन लोगों के लिए लड़की की रजामंदी से कोई लेना देना नहीं होता। सचिन रिद्धिमा से यूं तो शिद्दत वाला प्यार करता था, मगर डरपोक इतना था कि कभी भी पीरियोडिक टेबल और थर्मोडायनेमिक्स से आगे बात कर ही नहीं पाया। रिद्धिमा के आसपास मंडराने वाले लड़कों को देखकर मायूस हो जाता था, सो अलग। इसीलिए सचिन की लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने सारे दोस्तों के साथ मिलकर एक मिशन का आगाज किया। मिशन दिसंबर। मिशन के अंडर पहले चरण में रिद्धिमा के आसपास घूमने वाले इन सारे चूजों को इस तरह से आंखें दिखाई गईं कि सबने हमारी भाभी को अपनी भाभी मान लिया। दूसरे चरण में अलग अलग झूठ बोलकर सचिन का प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश की गई, जैसे कि भाई तुझे ही देख रही है वो, भाई बड़ा स्माइल करती रहती है तुझको देख के, भाई उसकी दोस्त कह रही थी तुझको लाइक करती है। और तीसरे और आखिरी चरण में कराया गया भाई और हमारी होने वाली भाभी की मुलाकात का इंतजाम। वो 29 दिसंबर का दिन था। सब स्पोर्ट्स के पीरियड के लिए बाहर ग्राउंड में थे। रिद्धिमा को झूठी इत्तला दी गई कि केमिस्ट्री वाली मैडम ने क्लास में बुलाया है, सो वो क्लास की तरफ चली गई। सचिन भाई आज नहीं डरना, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने सचिन को किसी जंग पर जाने जैसा भाषण दिया और वो आखिरकार रिद्धिमा के पीछे चला गया। वहां वो दोनों क्लास में बात कर रहे थे और मेरी सेना के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, सो सब क्लास की खिड़की से सटे छुपे हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ 10 मिनट बाद रिद्धिमा क्लास से अचानक बाहर आई तो सारे दोस्त यहां वहां ताकने लगे। मैंने रिद्धिमा की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। लगता है भाई का कल्याण हो गया। उसे मुस्कुराते देखकर एक दोस्त ने कहा कि इतने में सचिन क्लास से बाहर आ गया। भाई क्या बात हुई, भाभी बड़ा हंस के गई है, एक दोस्त ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। भाई डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया क्या, दूसरे दोस्त ने कहते हुए आंख मारी। मगर सचिन का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसे कोई और पसंद है। भाई तू बताना कौन है, देख लेंगे उसको भी मार मार के ना भरता बना देंगे, मैंने गुस्से में कहा तो सचिन ने मेरी ही तरफ उंगली उठा दी। मिशन दिसंबर अनसक्सेसफुल हुआ। मिशन का लीडर यानी मैं नए साल में बाएं पैर पर प्लास्टर लगा के पहुंचा। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी। अगर इस बार भी प्रेजेंटेशन सही नहीं गया तो, इस सोच को झटकने की कोशिश में उसने गहरी सांस भरी, लेकिन एक अजीब सी कड़वाहट हलक में फंसी रह गई। ध्यान बटाने के लिए उसने अपने सामने फैले समंदर के विस्तार को ताका और फिर
पास ही सीपियां बीनते और रेत पर घरौंदे बनाकर खेलते हुए बच्चों को भी देखा। बीच पर टहलते सैलानियों के खिले चेहरों को भी निहारा ताकि मूड सुधर सके। लेकिन मन और बुझ गया। निगाहें उस सिंदूरी सूरज पर अटक गईं जो अनंत में डूबने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल ऑफिस में उसकी सारी उम्मीदें डूबने वाली थीं। हताशा उस पर हावी होती चली गई। किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठे बैठे उसने पैर सिकोड़े और घुटनों पर सर टिका लिया। आंखों से चंद बूंदें रिसीं और नीचे रेत में गिरकर खो गईं। क्या होगा अब? साल में एक बार ही तो मौका मिलता था इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने का। पिछले दिसंबर भी उसने पूरी जान लगा के तैयारी की थी। पूरी टीम में बेस्ट कंटेंट और प्रपोजल उसी का था। लेकिन एन प्रेजेंटेशन के समय जाने क्या हुआ था उसे? मारे तनाव के हाथ पैर कांपने लगे थे। भीतर खालीपन महसूस होने लगा था। धमनियां जैसे तड़कने लगीं, दिमाग में सनसनाहट होने लगी। आई कांट फेल दिस टाइम एज वेल। नो वे। क्या करूं? 3 साल से यहीं अटका हूं। घर पे पैसे भेजने हैं, ढेरों इंस्टॉलमेंट हैं, पेंडिंग बिल्स हैं, पेमेंट्स हैं, और अपने भी तो जाने कितने सपने पूरे करने हैं। ना हो पाया तो? नो, आई कांट अफोर्ड टू फेल। वरना कहीं डिमोट हो गया तो? कंपनी ने निकाल ही दिया तो? उसका दिमाग भन्नाने लगा था। नसें तन गईं और फिर पिछला दिसंबर याद आ गया। सेशन खत्म हो चुका था। सहानुभूति के मुखौटे तले कॉलीग बेमानी भरे दिलासे दे रहे थे। बॉस के हाव भाव में भी निराशा और नाउम्मीदी थी। वो हार चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिसंबर हारा था। यानी लगातार 3 साल। क्यों नहीं प्रेशर झेल पाता वो? तभी आसपास की खिलखिलाहट की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बड़ी मेहनत से रेत का घरौंदा बनाने के बाद वो बच्चे उसे सफेद सीपियों और कौड़ियों से सजा रहे थे। तालियां बजाते कूद रहे थे। उनकी मासूमियत देखकर आकाश के चेहरे पर भी एक बारगी मुस्कान कौंधी, लेकिन बुझ गई। अब उसके लिए क्या मायने थे इन सब के? उसका तो जल्द ही सब खत्म हो जाना है। आज ऑफिस से अल्टीमेटम मिल ही गया था कि कल उसके लिए प्रेजेंटेशन का आखिरी मौका है, द लास्ट चांस। ये सोचकर उसके भीतर अभी से वही जानी पहचानी सनसनाहट होने लग गई, और खालीपन भी। तभी छपाक से एक ऊंची लहर उसके पैरों से टकराई। उसने चौंक कर देखा, हाई टाइड थी। नीचे रेत में बना घरौंदा धराशायी हो चुका था। अब बच्चों के चेहरे मायूस थे। आंखें पोंछते हुए एक बच्ची बुदबुदाई, घर फिर से टूट गया, गंदा है समंदर, हम नहीं खेलेंगे, जाओ। तभी दूसरा बच्चा जल्दी जल्दी सीपियां समेटते हुए बोला, चल चल लास्ट टाइम, अब के अपन और ऊपर घर बनाएंगे, एकदम सॉलिड, बिल्कुल किले जैसा, टेंशन काय को लेने का। बच्चे कुछ दूर और ऊपर जाकर जुट गए। एक बार फिर खिलखिलाहटें नीचे तक आने लगीं। वहीं जहां आकाश बैठा था, उन्हें निहारते हल्का होता मन लिए यकीन हो चला था कि इस बार सब बचा रहेगा, बस टेंशन नहीं लेने का। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी। अगर इस बार लता के गांव जाने से पहले उसे शादी के लिए नहीं पूछा तो कौन जाने वो किसी दूसरे के नाम की अंगूठी पहनकर आ जाए नए साल में, और वो हर साल की तरह पैसे जोड़ने में ही रह जाए। एक सोने का छल्ला, कान के बूंदे और एक मंगलसूत्र तो आराम से खरीद ही सकता है वो लता के लिए। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किशन ने अपने छोटे से कमरे में नजर दौड़ाई। एक छोटी सी अलमारी, दीवार पर लटकता शीशा, खिड़की पर झूलते 2 अलग रंग के पर्दे, एक कुर्सी और रसोई के नाम पर एक स्टोर नुमा कमरे में लगी छोटी सी स्लैब जहां एक ही इंसान खड़ा रह सकता है। उसने गहरी सांस भरी, फिर खुद को तसल्ली देते हुए बोला, एक बार लता हाँ कर दे फिर कमरा भी बदल लूंगा और नया सामान भी खरीद लूंगा। इतने सालों से डबल शिफ्ट उसी के लिए तो कर रहा हूं।
उसने लता का नंबर मिलाया और फोन को स्पीकर पर करके कमरे की सफाई में लग गया। हाँ किशन बोलो, उधर से आवाज आई। ना हेलो ना कुछ, सुबह सुबह नीम के पत्ते खा लिए क्या? किशन छेड़ते हुए बोला। पूछो मत, सुबह से चाय तक नसीब नहीं हुई है। तुम्हें तो पता है ना, शादियों के सीजन में इतवार को भी पार्लर खुला रहता है। और आज तो 2 लड़कियां भी छुट्टी पे हैं, उनका काम भी मेरे सर पे आ गया है। वो बोली। कितनी बार तुमको समझाया कि खा पी के काम पे लगा करो, मैं ले आऊं कुछ बना के? किशन फिक्र से बोला। ना ना, तुम कहाँ होगे इतनी दूर, मैं मंगवा लूंगी। वो बोली। अच्छा सुनो, आज शाम को इंडिया गेट पे मिलते हैं, किशन ने कहा। ठीक है, अभी रखती हूँ, बहुत लेडीज़ें बैठी हैं, लता बोली। किशन ने घड़ी की तरफ देखा तो लगा जैसे शाम अभी कई दिन दूर है। वो इस शाम को लता के लिए बिल्कुल वैसे ही खास बनाना चाहता था जैसे फिल्मों में हीरो करता है हीरोइन के लिए। पहले वो उसे एक गुलाब देगा, फिर एक अच्छे से ढाबे पर दोनों खाना खाएंगे, और फिर जब कुल्फी खाने के बाद टहल रहे होंगे तो वो हौले से उसका हाथ पकड़ के उससे शादी के लिए पूछेगा और उसके हाँ कहते ही सोने का छल्ला उसकी उंगली में पहना देगा। ये सब सोचकर ही वो मुस्कुरा उठा। वो अपने मन की बात कह देने के लिए बेताब हो रहा था। लगातार सोच रहा था, ऐसे कहूंगा वैसे कहूंगा, कहूंगा बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम गुलाब के फूल जैसी। शाम को किशन समय से पहले ही पहुंच गया था। चटख लाल रंग का सूट पहने अपने लंबे बालों को कंधे पर संवारती लता उसी की ओर आ रही थी। किशन बेंच से उठा तो हड़बड़ी में गुलाब उसके पैर के नीचे आ गया। धत तेरी, उसके मुंह से निकला। वो झुक के फूल उठाने लगा तो छल्ले का डब्बा जेब से गिरकर बेंच से नीचे लुढ़क गया। किशन खींच गया, क्या मुसीबत है। वो उठने लगा तो सर बेंच से टकरा गया। वो संभलता कि लता बोली, अपनी चीजें बाद में समेट लेना, पहले मेरी बात सुनो। किशन की जैसे धड़कन रुक गई। लता थोड़ा आगे बढ़ी और बोली, किशन क्या क्या तुम हमसे शादी करोगे? इससे ज्यादा इंतजार हम नहीं कर सकते। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी। उस अलसाए से गांव के पास एक ऊँघते हुए टीले की चोटी पर अर्जुन अपनी बाइक से पीठ टिकाकर बैठा था। दिसंबर की सर्द हवा स्वेटर के अंदर घुस रही थी और रोंगटे खड़े हो रहे थे। सांस का नरम धुआं हथेलियां गर्म कर रहा था। साल भर से उसे इसी रात का इंतजार था। आसमान पर तारे और टीले पर ओस दोनों की चमक उसकी आंखों में उतर आई थी। पिछली सर्दियों में अर्जुन मीरा से पहली बार मिला था। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की वर्कशॉप में जब सब आसमान के तारे पड़ रहे थे, मीरा स्वेटर भूल आई थी और रात भर कांप रही थी। अर्जुन ने किसी फिल्मी हीरो की तरह अपना स्वेटर उतारकर उसको दे दिया और फिर हफ्ता भर क्लास में छींकता रहा। किसने कहा था हीरो बनने को? मीरा उसके लिए पकौड़े बनाकर लाई थी। आई कहती है, लड़कियों से ठंड और लड़कों से तीखा सहा नहीं जाता। अर्जुन ने मुंह में पकौड़ा भर लिया था और जोर से चीखा था, कितना तीखा है, इतनी मिर्च कौन खाता है? लड़कियां खाती हैं, वैसे सही कहती तुम्हारी आई। मीरा पेट पकड़कर हंसने लगी थी और अर्जुन उसे निहारते निहारते कब दिल दे बैठा था उसे खुद भी खबर नहीं हुई। रात रात भर तारे पढ़ने वाला लड़का सुबह सुबह अखबार में राशिफल देखने लगा था। घर से निकलते वक्त अपनी शर्ट सूंघ कर डीओ मार लेता था और क्लास के बीच में वॉशरूम जाकर आईना देख आता था। मीरा की आदत थी, जब भी तारों की बात करती तो अर्जुन की हथेली थामकर उंगली से कॉन्स्टेलेशंस बनाने लगती। उस छुअन से अर्जुन की सांस अटक जाती। दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन जानते तो दोनों ही थे। एक रिश्ता पनपने लगा था। एक रोज चाय का गर्म कप थामे मीरा कहने लगी, कैसा लगता होगा ना प्लूटो को? एक वक्त तक उसको 9 ग्रहों में गिनते थे और अब जैसे उसकी पहचान ही छीन ली हम लोगों ने। अर्जुन ने उसके हाथ से कप लेकर एक लंबा घूंट भरा था।
प्लूटो को क्या फर्क पड़ता होगा? वो तो सालों से सूरज का फेरा लगाता है, लगाता रहेगा। पता है, कुछ चीज़ों को नाम या पहचान ना भी मिले ना, तब भी वैसी रहती हैं। उन्हें नहीं ज़रूरत होती वैलिडेशन की, वो अपने आप में ही पूरी होती हैं, है ना? मीरा ने तब भी कुछ नहीं कहा था। उसने बस अर्जुन के हाथ से कप ले लिया था और चाय पीने लगी थी। बारिश की एक शाम अर्जुन ने बस तय कर लिया कि अब कह देना होगा। भले ही इस रिश्ते को नाम या पहचान ना मिले, लेकिन बात कहना ज़रूरी हो गया था। वो मीरा के हॉस्टल के नीचे भरी बारिश में भीगता हुआ खड़ा हो गया। मीरा ने खिड़की से उसको देखा और नीचे चली आई। प्रपोज करने के लिए गलत मौसम चुना है तुमने। एक एस्ट्रोनॉमर को बादलों से ढके आसमान के नीचे प्रपोज करोगे? मैं तो तब हाँ कहूँगी जब सारा आसमान तोड़ कर लाओगे। वो हंसने लगी थी। अर्जुन का चेहरा उतर गया था। वो जमीन पर गिरकर टूट जाने वाली बूंदों को देखता रहा। मीरा ने उसकी कलाई थाम ली। अर्जुन, मेरी कमी कह लो या खामी, मैं रिश्तों को टेस्ट करती हूँ। अगर वो एक वक्त तक टिके रहे तो शायद उम्र भर साथ रहेंगे। अर्जुन ने कलाई छुड़ा ली थी। ठीक है, कर लो टेस्ट, लेकिन मैंने कहा था ना, प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सूरज का फेरा लगाता रहेगा। आज 4 महीनों बाद मीरा उससे मिलने वाली थी। अर्जुन हफ्ता भर टालता रहा इस खास दिन के इंतजार में। टीले पर ठंड बढ़ रही थी। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो हाथ में चाय का थर्मस लिए मीरा चली आ रही थी। वो बाइक से टिक कर बैठ गई और 2 दिसंबर का वो काला आसमान देखते रहे। फिर एकदम से तारे टूटने लगे, ढेर सारे तारे, जैसे सारा आसमान टूटकर जमीन पर गिर रहा हो। मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा तो वो बोला, तुमने कहा था ना सारा आसमान तोड़कर लाना होगा। लो, आज 22 दिसंबर है, अर्सिड्स मीटियोर शावर की रात। मीरा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। मुझे लगा था कि ये मेरा आखिरी चांस होगा, मैं तुमको खो दूंगी, लेकिन तुम वही थे, हमेशा वही थे मेरे साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। साल का आखिरी महीना था और उसका आखिरी चांस भी, या शायद आखिरी सांस भी। इतनी उलझन, इतनी बेचैनी नकुल को कभी नहीं हुई। उसने बेडसाइड ड्रॉर खोला, उसकी उंगलियां कसमसाने लगी। उफ, क्या करूं इस दिल का, इस तलब का। ये चाह पूरी की तो दूसरी अधूरी रह जाएगी, सांस तो दोनों में अटकी है। यार, एक को पाना दूजे को खोना, ये कौन सा नियम है, ये कैसी शर्त है। नकुल की बेचैनी अब गुस्से में बदलने लगी। आज आखिरी दिन था, शर्त का आखिरी दिन भी, और अगर वो हार गया तो उसकी लव स्टोरी का भी आखिरी दिन। नकुल ने फिर से ड्रॉर खोला। नजर उसमें रखे पैकेट पर अटक गई, सिगरेट का पैकेट, और पास रखा हल्का नीला लाइटर। वो हाथ बढ़ाने लगा कि नेहा कमरे में आ गई। नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल किया जो तीर की तरह उसके सीने में घुस गया। वो सीना जो साल भर से अपने भीतर सिगरेट का धुआं भर के फुलाए जाने के इंतजार में पिचकता जा रहा था। यार, तुझे मेरे सिगरेट पीने से इतनी क्या प्रॉब्लम है कि मैंने स्मोक किया तो तू ब्रेकअप कर लेगी? हिंदुस्तान में 267 मिलियन टोबैको यूजर्स हैं। तू ऐसे नियम कानून झाड़ेगी तो सिंगल रह जाएगी। नकुल ने झल्ला के कहा तो नेहा हंस दी। मेरी चिंता मत कर तू, बस इतना ध्यान रख कि इस बार तूने सिगरेट पी, एक कश भी लगाया ना, तो मैं अपना अलग फ्लैट खोज लूंगी। फिर कोई नया बॉयफ्रेंड मेरी जिंदगी में आए या मैं सिंगल ही मर जाऊं, तुझे क्या भाई। तू बढ़िया दिन का एक पैकेट फूंक के अपनी फिक्र को धुएं में उड़ाते फिरना। नकुल उठकर बैल्कनी में चला गया। उसे सिगरेट छोड़े साल भर बीत गया था, पर वो खुद जानता है कि एक एक दिन उसने कैसी कठिन तपस्या की है। जब जब नेहा बाहर गई तब तब उसका दिल चाहा कि एक आध सिगरेट जल्दी से फूंक मारे।
पर वो ये भी जानता था कि एक पी तो 2, 3, 4 और फिर पैकेट तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। और वो ये भी जानता है कि नेहा भले उससे कितना भी प्यार करती हो, जिद्दी बहुत है। यहां उसकी नाक में सिगरेट का धुआं गया, वहां उसने रिश्ता तोड़ा। और जो उसने रिश्ता तोड़ा तो नकुल का दिल टूट जाएगा। सालों का साथ है, टूट के मोहब्बत की थी उसने। अरे यार, तोड़ती है तो तोड़ दे ना, नकुल जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुन के बैल्कनी में बैठा कबूतर का जोड़ा फड़फड़ा के उड़ गया। नकुल ने जेब से पैकेट निकाल लिया। नीला लाइटर हाथ में चमचमा रहा था। 5 मिनट बीते होंगे कि अंदर कमरे से नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। नकुल, आई कैन स्मेल इट, मैं आ रही हूं। नकुल, तुम सुन रहे हो ना? नेहा की आवाज पास आने लगी और बैल्कनी तंबाकू के धुएं की गंध से भर गई। नकुल! नेहा बैल्कनी में आ चुकी थी। उसने नकुल की आंखों में आंखें डाली और फिर अपने घुटनों पर बैठ गई। नकुल बैल्कनी की फर्श पर बैठा था और बैल्कनी के कोने में जमीन पर पड़ा सिगरेट का पूरा पूरा जला हुआ पैकेट लगभग खाक हो चुका था। राख हवा में उड़ रही थी। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते। फिर नेहा बुदबुदाई, शादी करोगे मुझसे? बस इतनी सी थी ये कहानी।